everyone, I'm Veeni Raggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हमने शुरू किया था MSc Organic Chemistry Semester 2 का chapter Aromaticity and this is Veeni Raggar presenting lecture number 3. और इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं डिस्कस दी MCQs, यानी कि जो आपके बहुत ही इजी लेवल से हार्ड लेवल तक हम जाएंगे कि एरोमेटिसिटी से रिलेटेड जो MCQ होते हैं वो आप एक्चुअली सॉल्व कैसे करोगे इन योर एग्जामिनेशन. ठीक है, यहाँ पे ये जो आपका पर्टिकुलर लेक्चर है आपको यूज़फुल कहाँ पे होगा, तो MSc में तो होगा क्योंकि आपका सेकेंड जो सेमेस्टर है उसके अंदर आपको एग्ज़ाम के अंदर लिखना होगा या फिर आपके MCQ होंगे, तो वहाँ पे तो आपको यूज़ होगा ही. CSA या नेट और GSET की एग्ज़ाम या फिर कोई भी PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम, गेट एग्ज़ाम, कोई भी MSc के बाद कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको 2 से 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो पूछ लिए जाएंगे एरोमेटिसिटी से रिगार्डिंग. तो उस चीज़ों को हम किस तरीके से डील करेंगे वो सभी चीज़ें हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं. ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस मैंने पिक करे हैं, चूज़ करे हैं टू डेमोन्स्ट्रेट यू, जिसकी वजह से आपको एरोमेटिसिटी के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो 1 बाय 1 क्लियर होते जाएंगे. ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज भी हो जाएंगे और आपके जो क्वेश्चन है किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे वो भी आपको समझ आ जाएगा. तो शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन से देखिए, विच ऑफ द कंपाउंड और कंपाउंड्स इज और आर एरोमेटिक, यानी कि एरोमेटिक कौन सा है वो हमें यहाँ पे देखना है. देखिए यहाँ पे मैंने नोट्स कुछ जगह पे लिख के रखी है जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर लोन पेयर हुए तो हम 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, सिमिलरली नेगेटिव चार्ज हुआ तो हम 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज के लिए हम 0 और फ्री रेडिकल हुआ तो 1 उसका इलेक्ट्रॉन हम कंसिडर करेंगे. यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से एक पाई बॉन्ड के और ये 2 इलेक्ट्रॉन से, यानी कि 2 + 2 = 4, यानी कि ये जो पूरा सिस्टम है वो एंटी एरोमेटिक हो गया. हमें क्या ढूंढना है, एरोमेटिक ढूंढना है. यहाँ पे आप देखोगे तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, यानी कि बाहर की साइड है, तो हम इसके रिंग के अंदर तो लोन पेयर है नहीं तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन हम इसको कॉन्जुगेशन में कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे हेटेरो एटम है, तो अगर हेटेरो एटम है तो उसको हम कंजुगेशन में कंसिडर कर सकते हैं. तो यहाँ पे 2 + 2 4, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम काउंट करेंगे क्योंकि ये रिंग के अंदर है, यानी कि 6, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने कंजुगेशन में भी है और साइक्लिक भी है, और 4n + 2 को भी फॉलो कर रहा है क्योंकि 6 आएगा. तो विच इज़ ए इज़ योर करेक्ट आंसर, विच इज़ योर एरोमेटिक. ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है, यानी कि ये पूरा जो सिस्टम है वो कॉन्जुगेशन में तो है. 2 + 2 4, यानी कि ये एंटी एरोमेटिक हो गई. ठीक है, तो ये वाला जो मोलिक्यूल आपका होगा वो एरोमेटिक होगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट एरोमेटिक. देखिए नॉट एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के अंदर मैंने जो डिफरेंस था वो आपको समझाया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर. नॉट एरोमेटिक इट मीन्स वो एरोमेटिक नहीं होगा, इसके अलावा वो नॉन हो सकता है, वो एंटी हो सकता है या फिर वो होमो एरोमेटिक भी हो सकता है. इस मोलिक्यूल की बात करें अगर हम 2 + 2 4 प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 6, तो ये तो हो गया एरोमेटिक. इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं लेकिन कंजुगेशन नहीं है. देखिए यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये पूरा होमो एरोमेटिक आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा. ठीक है, नेप्थलीन तो हमने डिस्कस करा था बेंजोनेट कंपाउंड के अंदर कि वो एरोमेटिक है, तो ये तो आंसर आपका नहीं होगा. ये वाला जो कंपाउंड है वो 1 और 2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4n + 2 के अंदर अगर आप n = 0 लोगे तो आपका जो 4 × 0 0 + 2 = 2 आंसर आएगा. यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स 4n + 2 का रूल फॉलो होगा, वो भी एरोमेटिक होगा. तो ये जो तीनों आपके कंपाउंड है ये A, C और D ये आपके एरोमेटिक है. तो ये वाला जो B ऑप्शन है वो आपका सही होगा क्योंकि ये होमो एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है, इट मीन्स ये नॉट एरोमेटिक. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक. ये जो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं ये इजी लेवल के होते हैं जो आपके MSc लेवल में आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे. ठीक है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कहाँ पे हम एरोमेटिसिटी किस तरीके से कंसिडर करते हैं. अगर आप पिरिडीन की बात करो ये पूरे मोलिक्यूल की, ठीक है, तो ये तो पूरा एरोमेटिक हुआ ना क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी है और यहाँ पे आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी कंसिडर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6. ये जो नाइट्रोजन जो लोन पेयर है वो गलती से इसके अंदर छपी हुई है, इसको आप यहाँ पे कंसिडर करोगे. ठीक है, इसको हम यहाँ पे सुधार लेते हैं.
दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक। यहाँ पे नाइट्रोजन की लोन पेयर नहीं आएगी, लोन पेयर आएगी यहाँ पे, एक यहाँ पे और ये वाला इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे, ठीक है। नाइट्रोजन की आप देखिए 1 2 और 3 वैलेंसी है और यहाँ पे इसके 2 लोन पेयर्स आ गए, तो ये 1 2 3 आपके पाई बॉन्ड, इट मीन्स 3 2 ज़ा 6 एरोमेटिक, तो ये तो हो गया एरोमेटिक। अगर यहाँ पे हम कंसिडर करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन की 2 लोन पेयर अंदर की साइड होंगी, 1 2 और ये वाला अगर आप 3 काउंट करो तो 6 होगा हमारे इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये भी आपका एरोमेटिक बनेगा। अगर आप इसकी कंसिडर करो इस चीज़ का, तो यहाँ पे तो 2 आपके पास sp3 कार्बन एटम हो गए, ये वाले और ये वाले, यानी कि ये तो किसी भी हिसाब से एरोमेटिक नहीं होगा। इट मीन्स आपका जो आंसर होगा वो आएगा बोथ A एंड B, ठीक है। हेटेरो एटम जो होता है वो कॉन्जुगेशन प्रोवाइड करने का काम करता है, वो आपको ध्यान रखना है। अभी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड नॉट बी कंसिडर्ड एरोमेटिक इन इट्स बिहेवियर, तो हमने देखा पिरिडीन एरोमेटिक है, यहाँ पे हेटेरो एटम की वजह से ये भी एरोमेटिक होगा, नेप्थलीन भी आपका एरोमेटिक होगा, लेकिन ये वाला जो कंपाउंड है जो आपका ब्रिज कंपाउंड होगा, तो ये पूरा जो ब्रिज है वो प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर उठा हुआ होगा, यानी कि ये प्लेनरिटी शो नहीं करता है। अगर ये नॉन प्लेनर है तो आपका जो स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा वो नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, यानी कि ये नॉट कंसिडर्ड एज एरोमेटिक। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड इज, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव है। आपको ये वाला तो पता ही है कि 1 और 2 यानी कि 4 इज एंटी एरोमेटिक, तो ये तो आएगा नहीं। अगर आप यहाँ पे बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके हम 0 कंसिडर करते हैं, तो इसके 2 आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टे करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 ये अगेन एंटी एरोमेटिक हो गया, 1 2 और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है यानी कि 3 4, तो ये भी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये B D और C जो आपके कंपाउंड है वो तीनों जो है वो आपके एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे। हमको पूछा है एरोमेटिक, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका एरोमेटिक हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी यहाँ पे पूछा है कि नॉट एरोमेटिक, अगेन एरोमेटिक जो नहीं है उसको हमें कंसिडर करना है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे सबसे पहले। देखिए ये वाले आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे तो आपके 0 यानी कि ये तो आपका एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज के, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके आएंगे 4n+2 के अंदर, तो ये पूरी सिस्टम आपकी क्या हो जाएगी? एरोमेटिक हो जाएगी। हमसे मांगा है नॉट एरोमेटिक, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स इट मीन्स एंटी एरोमेटिक सिस्टम, और पिरिडीन तो होता ही एरोमेटिक है, तो ये वाला जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि हमको पूछा है नॉट एरोमेटिक, एरोमेटिक कौन सा नहीं है। दिस इज बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिसिटी में लाई करेगा। चलिए, तो ये थोड़े इजी क्वेश्चन थे। आपको CSIR नेट के अंदर, GSET के अंदर इस तरीके की कॉलम दी रहेगी, उसको आपको ज्वाइन करना है। देखिए ये जो आपके 3 कंपाउंड हैं उसके अंदर नॉट एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है? सबसे पहले तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आपको इजीली ये दिख रहा होगा, क्योंकि ये साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है। हमने देखा कि साइक्लोऑक्टाटेट्राइन का जो आपका स्ट्रक्चर है वो टब शेप होता है, वो प्लेनर नहीं होता है। दैट इज़ वाई हम C को ज्वाइन करेंगे 1 के साथ। एंटी एरोमेटिक कौन सा स्ट्रक्चर होगा? तो हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, ठीक है। तो ये एक हो सकता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स अंदर दिए रहेंगे, ये वाले। तो ये इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हुए 1 2 और 3 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये 3 वाला आपका मोलिक्यूल है, यानी कि पायरोल मोलिक्यूल है, वो आपका एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। और आपका एंटी एरोमेटिक सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इट मीन्स यहाँ पे एंटी एरोमेटिसिटी को वो शो करेगा। दोनों ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी कंजुगेशन को। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं सिलेक्ट द कंपाउंड विच आर एंटी एरोमेटिक। वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन प्रोवाइड कंजुगेशन, जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसके अंदर।
ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन से, देखिए यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 1 2 आपका 3 और ये आपका 4, ठीक है। यानी कि 4 2 ज़ा 8 आपके इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी ये एंटी एरोमेटिक होगा। चलिए तो इसे हम टिक करते हैं, कोई और अगर हो तो देख लेते हैं। यहाँ पे तो कॉन्जुगेशन देखिए, दोनों आपके जो कार्बन एटम है वो कैसे है, sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इसको तो हम एंटी एरोमेटिक में कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे जो हेट्रो एटम है उसके हम लोन पेयर को काउंट करेंगे, क्योंकि इसके जो लोन पेयर होते हैं वो अंदर की साइड यहाँ पे होते हैं। और ये जो कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स वो कॉन्जुगेशन को कंसिडर कर रहा है। तो यहाँ से 2 यहाँ से 2 यानी कि 4 और ये वाला 6, यानी कि ये तो आपका एरोमेटिक सिस्टम हो जाएगा क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम यहाँ पे कंसिडरेशन करें तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके आगे आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बोरॉन की जो वैकेंट पी ऑर्बिटल होती है वो कॉन्जुगेशन में हमको हेल्प करती है, लेकिन बोरॉन के हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करते क्योंकि उसके पास 0 लोन पेयर होती है, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन इट मीन्स 4n सिस्टम, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 हो गया। यानी कि आपका ए और डी ऑप्शन जो है वो दोनों करेक्ट होंगे अबाउट एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which among the following is better Diels-Alder-Dyne reacting with maleic anhydride? देखिए हमें ये बोल रहा है कि बेटर Diels-Alder-Dyne reacting with maleic anhydride। सबसे पहले हम इस टेक्स्ट को समझ लेते हैं कि स्टेबल कंपाउंड विल नॉट गिव एनी रिएक्शन। एरोमेटिक जो सिस्टम आपका होगा वो स्टेबल होगा, और अगर वो स्टेबल कंपाउंड है तो वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। स्टेबल है ना, उसको स्टेबिलिटी मिल गई है, अभी उसको रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो वो स्टेबल कंपाउंड है, इट मीन्स स्टेबल कंपाउंड कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। यहाँ पे आपको ये पूछा है कि इज़ अ बेटर डाइल्स-एल्डर रिएक्टेंट, यानी कि डाइल्स-एल्डर रिएक्शन जो है मलेइक एनहाइड्राइड के साथ वो कौन सा कंपाउंड इजीली देगा, जल्दी देगा, बेटर देगा। तो हम यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी आपको पता है कि पिरिडीन जो होती है उसकी तो एरोमेटिसिटी होती है उसके अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। देन थायोफीन, उसके 12 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से, रेजोनेंस की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। देन पायरोल की बात करेंगे कि पायरोल उससे ज़्यादा स्टेबल, उससे थोड़ा सा कम स्टेबल होता है। और फ्यूरान जो है वो लीस्ट स्टेबल होता है, यानी कि फ्यूरान स्टेबल नहीं है, इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर फ्यूरान रिएक्टिव है तो फ्यूरान जो है वो मलेइक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन देगा, कौन सी वाली, बेटर डाइल्स-एल्डर रिएक्शन देगी। तो फ्यूरान जो है वो लीस्ट लेस स्टेबल मीन्स मोर रिएक्टिव। स्टेबल कम होगा यानी कि वो स्टेबल नहीं है, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो रिएक्ट करेगा और गिव रिएक्शन। चार्ज कंपाउंड इज हाईली रिएक्टिव देन अनचार्ज। यहाँ पे हमने देखा कि फ्यूरान जो आपकी रिंग है वो आपकी रिएक्टिव है। अगर कोई रिंग के ऊपर आपके पास चार्ज प्रेजेंट होगा तो वो भी रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो न्यूट्रल मोलिक्यूल है उसके पास कोई चार्ज ही नहीं है, तो वो कोई भी न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, वो स्टेबल है, उसको क्या ज़रूरत है रिएक्शन करवाने की, ठीक है। तो जो चार्ज कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल को या फिर न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और वो बेटर रिएक्शन देते हैं। तो ये आपके चार्ज अनचार्ज का फॉर्मूला था। लेकिन यहाँ पे अगर हम इन चारों कंपाउंड को देखें तो ये फ्यूरान है, ये पायरोल, थायोफिन और पिरिडीन। तो पिरिडीन का तो हमने बोला कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू एरोमेटिसिटी। थायोफिन जो है वो 12 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रखता है, और पायरोल, तो ये दोनों भी स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल जो है आपका वो फ्यूरान है, और वो कम स्टेबल है, दैट इज़ वाई ज़्यादा रिएक्टिव है, और उसी की वजह से वो आपकी डिल्स-एल्डर रिएक्शन बहुत इजीली देगा, बेटर आपकी देगा, ठीक है। समझ आया इतनी चीज़। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक। यहाँ पे बहुत सारे हेट्रो एटम्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, देखा। यहाँ पे आप अगर कॉन्जुगेशन काउंट करो तो ये देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये आपका हेट्रो एटम कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहा है, ये आपका डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन एटम के पास जो है वहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और यहाँ पे सिर्फ कार्बन एटम है, ये कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं लेगा, ठीक है। तो ये जो है नॉट एरोमेटिक हमें ढूंढना है कि एरोमेटिक जो सिस्टम है वो कौन सी नहीं है, वो हमें ढूंढनी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी है, और ऑप्शन डी क्यों है वो हम सबसे पहले तो डिस्कस कर लेंगे
कि यहाँ पे आप देखिए कि ये जो दोनों कार्बन एटम हैं वो कार्बन डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल से जुड़े हुए हैं। उसके बीच में ये वाला जो कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होगा तो वो होमो एरोमेटिक होगा, वो एरोमेटिक नहीं होगा। इसकी वजह से इसको हम कंसिडर करते हैं एज नॉट एरोमेटिक। और बाकी जितने भी ए बी और सी कंपाउंड है वो सारे एरोमेटिक होंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे या फिर कॉन्जुगेशन काउंट करेंगे तो आपका कॉन्जुगेशन में पार्ट हो रहा है। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, ये नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में पार्ट लेगा, ये वाला भी देगा, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, अगेन ये जो नाइट्रोजन एटम है वो आपका कॉन्जुगेशन में आपको पार्ट लेके देगा। ठीक है, यहाँ पे इसके हम पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे, इसके पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे, और इस नाइट्रोजन के हम इसके रिंग के अंदर कंसिडर करेंगे, क्योंकि बाहर तो हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके काउंट होंगे। यहाँ पे क्यों हम इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं कर रहे हैं नाइट्रोजन के, क्योंकि नाइट्रोजन की जो 3 वैलेंसीज है, ये 1, 2 और 3, वो सेटिस्फाइड है। अभी यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर होंगे वो बाहर की साइड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। देखिए इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख के मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन एटम अगर आप कंसिडर करो तो उसके दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से अंदर आ सकते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर प्रेजेंट है, तो इसके इलेक्ट्रॉन हम काउंट में लेंगे। लेकिन ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के पास यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये वाला, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये वाला। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकते, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर की तरफ, रिंग के बाहर की साइड आएंगे। ठीक है, रिंग के बाहर की साइड आएंगे, यानी कि हम इसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके दोनों इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये इस तरीके से, और ये आपका सिंगल बॉन्ड, ये आपका दूसरे वाला जो हेटेरो एटम है वो वाला, और इसके पास ये कार्बन एटम, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये जो दोनों है वो आपकी साइक्लिक कॉन्जुगेशन में पार्ट लेंगे। तो अगर आप काउंट करो इलेक्ट्रॉन को तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि ये एरोमेटिक सिस्टम में कंसिडर होंगे। अगेन अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, यानी कि यहाँ पे हम इस तरीके से बड़ा इलेक्ट्रॉन्स बता देंगे, दिस वन, और इसके पास यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके 2 + 2 4 प्लस आपके 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तीनों जो आपके सिस्टम होगी वो एरोमेटिक होगी। हमसे पूछा है नॉन एरोमेटिक, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम कंसिडर करेंगे अगला। ये वाली जो चीज़ है वो मैंने आपको सेकेंड वीडियो लेक्चर के अंदर समझाई थी कि एजुलिन जो है ये वाला, ये आपकी 7 मेंबर रिंग है और ये आपकी 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, 7 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग अगर आपस में फ्यूज़ होती है तो वो एजुलिन बनाती है। ये जो एजुलिन पूरा मॉलिक्यूल है वो आइसोमर है नेप्थेलिन का। अगर इस एजुलिन को हम ग्रेटर देन 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वह उसका आइसोमर हमें मिल जाएगा नेप्थेलिन। ठीक है, तो ये सिंपल सा फैक्ट बेस्ड चीज़ है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कन्वर्टेड टू एन एरोमेटिक सब्सटेंस ऑन लॉस ऑफ हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन से हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन होगा वो लॉस होगा, लेकिन H+ लॉस होगा कि H- लॉस होगा, ये कन्फ्यूजन हमेशा होती है। अगर आपको हाइड्राइड आयन लिख के अगर देंगे तो आपको यहाँ पे इस टेबल को फॉलो करना है। लॉस ऑफ हाइड्राइड आयन, लॉस ऑफ हाइड्राइड आयन यहाँ पे लिख के आपको दिया है। लॉस ऑफ हाइड्राइड आयन इट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम विथ इट लोन पेयर, यानी कि हाइड्रोजन एटम जो है वो इसके जो लोन पेयर होते हैं वो लेके वहाँ से रिमूव होता है। हाइड्रोजन अपने लोन पेयर को लेके वहाँ से रिमूव होगा, यानी कि H- जो है वो आपका रिमूव होगा। ये पूरा आप देख रहे हो, H- रिमूव होगा। अगर H- के तौर पे रिमूव हो रहा है तो वो जिस कार्बन एटम से रिमूव होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेवलप करेगा। ठीक है, अगर आप लॉस ऑफ प्रोटॉन की बात करो, प्रोटॉन इट मीन्स H+,
तो H प्लस रिमूव होगा, इट मीन्स हाइड्रोजन एटम जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉन वहीं पे छोड़ के जाएगा, उसी कार्बन एटम के ऊपर छोड़ के जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो छोड़ के जा रहा है तो कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आपका पजेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लॉस करवाना है हाइड्राइड आयन का, इट मीन्स हाइड्राइड आयन और प्रोटॉन दोनों सेपरेट है, दोनों में हाइड्रोजन ही रिमूव होते हैं। हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन इट मीन्स H माइनस का रिमूवल होगा, प्रोटॉन इट मीन्स H प्लस का रिमूवल होगा, ठीक है। हाइड्राइड आयन का रिमूवल, यहाँ से अगर हम एक हाइड्रोजन को यहाँ से लीव कर दें H माइनस के तौर पे, तो ये वाला जो कार्बन एटम है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो उसका तो हम इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करेंगे, तो ये दो अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो वो 4n+2 के रूल के अनुसार हक्कल का रूल फॉलो करेगा और वो एरोमेटिक बनेगा, यानी कि ये जो है वो आपका एरोमेटिक सिस्टम होगा। अगर हम यहाँ से हाइड्राइड आयन का लॉस करवाएं ये वाले, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा यानी कि 0 आपका चार्ज, ये दो इलेक्ट्रॉन यानी कि 4, यानी कि एंटी एरोमेटिक सिस्टम होगा। यहाँ से अगर हम इसका लॉस करवाएं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, 2 + 2 4 प्लस आपका आएगा 6, यानी कि एरोमेटिक होगा। तो हमें एरोमेटिसिटी ही ढूंढनी है, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्राइड आयन का लॉस करके एरोमेटिक में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी हमें देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ से लॉस करवाते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अगर हम कंसिडर करें इसके इलेक्ट्रॉन्स तो ये 2 और ये नेगेटिव चार्ज के आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 4, यानी कि एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, आई एम रियली सॉरी। यहाँ से अगर हाइड्रोजन एटम को हम रिमूव करवाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा जो आपका कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगा, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन हम काउंट नहीं करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर भी आपका एरोमेटिक कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इतना समझ आए चीज़। हाइड्राइड रिमूव हो रहा है, इट मीन्स H माइनस रिमूव होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। प्रोटॉन रिमूव हो रहा है, इट मीन्स H प्लस रिमूव हो रहा है और कार्बन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ये जो चीज़ें फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ याद रखनी है ताकि आपको अगर इस तरीके का एग्जैक्टली अगर कोई कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना पूछा जाए तो आपको याद रहे। फुटबॉल लाइक मोलिक्यूल जो होते हैं वो फुलरीन्स होते हैं, जैसे हमने वीडियो लेक्चर नंबर 2 के अंदर फुलरीन्स की एरोमेटिसिटी को देखा था कि फुलरीन्स जो है वो आपके स्फेरिकल एरोमेटिक सिस्टम है, स्फेरिकल एरोमेटिसिटी वो शो करते हैं। तो फुटबॉल लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है, वो कौन से होते हैं, फुलरीन्स होते हैं, ठीक है। बकी बेबीज़ हम किसे बोलेंगे, तो बकी बेबीज़ हम बोलेंगे C32, C44, C50 एंड C58, यानी कि जिसके अंदर 32 कार्बन एटम है, 44 कार्बन एटम हो, 50 और 58 कार्बन एटम जिसके अंदर होंगे उसको हम कंसिडर करेंगे बकी बेबीज़ के तौर पे। बकाइट सॉल्ट हम किसे कंसिडर करेंगे, तो K3C60, K3C60 को हम बोलेंगे बकाइट सॉल्ट, ठीक है। नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड कौन से हैं, तो फेरोसिन आपका जो है वो नॉन बेंजेनॉइड में आएगा, एज्यूलिन जो है वो भी आपका नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर कंसिडर किया जाएगा। तो ये आपका जो एक पूरा एक क्वेश्चन था, एज आपका कॉलम 1 2 आपको मैच करके देना था, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस वुड बी मोस्ट स्टेबल। अभी ये जो सारे आपको सिस्टम दिए हैं, हमने देखा कि जो भी सिस्टम एरोमेटिक होती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। तो अगर कार्बोकेटाइन जनरेट होने पर कोई सिस्टम एरोमेटिक बनेगी तो वो स्टेबल ही होगी, ठीक है। दोज कार्बोकेटाइन आर मोस्ट स्टेबल विच इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। और स्टेबिलिटी कंपाउंड की किस तरीके से बढ़ती है, तो एरोमेटिसिटी इंट्रोड्यूस होने पर स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती है। तो यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो कंपाउंड है उसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे आपके पास CH2 मोलिक्यूल है, यानी कि ये तो डेफिनेटली एरोमेटिक सिस्टम नहीं है, तो उसको तो हम स्टेबल कंपाउंड में कंसिडर नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपका एक जो कार्बन एटम है वो CH2 है, यानी कि ये भी आपका कॉन्जुगेशन
कंप्लीट नहीं होने दे रहा है, यानी कि होमो एरोमेटिक है, तो ये भी आपकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो तो एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे, जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। यहाँ पे आप देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये पूरा कॉन्जुगेशन तो कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो 2 + 2 4 + 2 = 6, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल को फॉलो करता है। इट मीन्स आपका जो ये पूरा सिस्टम है वो एरोमेटिक बनेगा। अगर ये एरोमेटिक बनेगा तो ये जो कार्बोकेटायन है वो भी आपका बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। समझ आए इतनी चीज़? तो इस तरीके से हम स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। ये जो रिसेंट GSET नवंबर 2023 में ली गई उसका क्वेश्चन है रिगार्डिंग एरोमेटिसिटी। यहाँ पे आपको उल्टा पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि ये जो 4 प्रॉपर्टी दी है उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी एरोमेटिसिटी की नहीं है। ठीक है, डायमैग्नेटिक नेचर, रिंग करंट, पैरामैग्नेटिक नेचर और स्ट्रॉन्ग शील्डेड एंड डी शील्डेड NMR सिग्नल्स। तो इसमें से कौन सा आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एरोमेटिक कंपाउंड का नहीं है? तो इसका आंसर होगा पैरामैग्नेटिक नेचर, जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है वो शो नहीं करेगा। इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी थियोरी है वो हम देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? तो सबसे पहले एरोमेटिक होने के लिए प्लेनर मोलिक्यूल होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए और साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, हक्केल का रूल का फॉलो करना चाहिए, 4n+2, वो भी हमें पता है। दो जो चीज़ ऐड हो रही है वो है एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट और डायमैग्नेटिक रिंग करंट। ठीक है, आप सबसे पहले इस इतने टेक्स्ट में से ये चीज़ याद रखिए कि जो भी कंपाउंड एरोमेटिक होंगे उसके अंदर एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट देखने को मिलती है और डायमैग्नेटिक रिंग करंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी वजह से डायमैग्नेटिक नेचर तो ये तो आपको देखने को मिलेगा, रिंग करंट भी आपको देखने को मिलेगा और स्ट्रॉन्ग शील्डेड एंड डी शील्डेड NMR सिग्नल भी आपको एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं, और जिसे हम एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट से जोड़ते हैं। और किस तरीके से जोड़ते हैं वो हम देखते हैं। देखिए, अगर हम एक एरोमेटिक सिस्टम कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल आपकी बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर हमने एक लगाया B0 इट मीन्स अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अप है, यानी कि इस एरो से हम अप साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अप साइड है। यहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होता है अराउंड द बेंजीन न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ये पूरा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसे हम बोलेंगे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे बाहर की साइड, ये वाली जो साइड है, ये पूरी साइड, ये जो पूरी साइड है जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, ये पूरी साइड जो बाहर की साइड है उसकी डायरेक्शन, यानी कि आपके जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से सेम है, सिमिलर है। ये देखिए, ये एरो अप साइड जा रहा है, ये अप साइड जा रहा है। और अंदर की तरफ यानी कि यहाँ पे अंदर की तरफ जो आपका जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड है। डाउन साइड इट मीन्स आपका जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उससे अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अंदर के जो हाइड्रोजन है, यानी कि ये वाले हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन, ये वाला और ये वाला, अंदर के जो हाइड्रोजन एटम है, यानी कि अंदर की तरफ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उस रीजन के जो हाइड्रोजन है वो हाईली शील्डेड होते हैं। ये देखिए, इनर हाइड्रोजन आर शील्डेड। क्यों शील्डेड होते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपका जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला, ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, अंदर वाला जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आपके जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड B0 है उससे अपोजिट है। ठीक है, ये आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आ रहा है, आपका जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि ये दोनों फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसका अपोज करेगा कौन सा? ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, और अंदर के हाइड्रोजन को क्या करेगा? वो प्रोटेक्ट कर लेगा। ठीक है, आप खड़े हो, आपके आगे आपके फादर खड़े हो, अगर आपके सामने से कोई आपको मारने के लिए आता हो तो आपके फादर क्या करेंगे? उसको अपोज करेंगे,
उसको दूर करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, राइट। तो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की तरफ आएगा, ये वाला अप्लाइड फील्ड ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन, इनर हाइड्रोजन जो है वो प्रोटेक्ट होंगे, लेकिन आउटर हाइड्रोजन यानी कि इस रीजन वाले जो हाइड्रोजन है वो हाईली डी शील्डेड होंगे, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की साइड जा रहा है, इज अ सेम डायरेक्शन जो आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये जो बाहर के जो हाइड्रोजन है वो आपके कौन से हैं? डी शील्डेड है। तो यहाँ पे देखिए आउटर एच आर डी शील्डेड और इनर एच आर शील्डेड। अगर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो नीचे की तरफ है उसकी डायरेक्शन और आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो आपके प्रोटॉन्स जो है वो शील्डेड बन जाएंगे, यानी कि अंदर के जो प्रोटॉन्स है वो शील्डेड बनेंगे, बाहर के प्रोटॉन्स जो है वो आपके डी शील्डेड बनेंगे। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो ड्यू टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो है पूरी जो फिनोमेना है वो डायामैग्नेटिक रिंग करंट को शो करती है, यानी कि ये जो पूरा मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट हुआ वो डायामैग्नेटिक रिंग करंट को शो करता है। और इस पूरी जो ये जो पूरा चीज़ हो रहा है उसे हम बोलेंगे एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट, ठीक है। तो एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट और डायामैग्नेटिक रिंग करंट हम किसे बोलेंगे, इस चीज़ के साथ हमने समझ लिया। तो इसके बेसिस पे ये जो आपका क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा पैरामैग्नेटिक नेचर, जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है वो शो नहीं करेगा, क्योंकि एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट की वजह से जो आपका रिंग करंट जनरेट हो रहा है वो डायामैग्नेटिक नेचर का होगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने डिस्कस करी इस वीडियो लेक्चर के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये MCQ समझ आए होंगे, आई होप आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट। वी मीट अगेन, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।